यार कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल शानदार होंगे और चल रही होगी बहुत अच्छी तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सेट नंबर 19। सेट 18 तक हम लोगों ने देखा है। 18 सेट नंबर को आप लोग कम देखे हैं, बहुत कम बच्चे देखे हैं 18 सेट नंबर को। तो 18 नहीं देखा तो जा करके देख लीजिएगा। सेट नंबर 18 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। 19 नंबर सेट, यह भी प्रश्न जो होंगे इसके सारे आपको एग्जाम लेवल जो 1275 हुआ है सेम लेवल का होगा। प्रश्न में कोई भी कमी नहीं होगी। आप लोग कहते हैं ना कि प्रश्न बढ़ाइए, मुझे बहुत समय लग जाता है। इन प्रश्नों को हम छांटते हैं, लाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कॉपी कर लेते हैं, किताब में से ढूंढ करके फिर ऑप्शन देना तो समय पर्याप्त लग जाता है। तो इस वजह से अभी 50 प्रश्न चलने दीजिए, धीरे धीरे फिर इसको हम बढ़ाएंगे, परेशान ना होइए। चलिए, हाँ, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जब कुएं से पानी की बाल्टी जब कुएं से पानी की बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है। कुआं में पानी डाल, जैसे कुआं है उसमें पानी भरा है, बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो कैसा महसूस होता है। बाल्टी पानी के साथ ऊपर भारी हो जाती है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो जाती है, पानी के बाहर आकर स्थिरता कर देती है, पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो देखिए द्रव्यमान तो चेंज नहीं होता है। आप कुएं से पानी खींचेंगे तो देखिए कि पानी में जब तक बाल्टी है तब तक आपको हल्का लगेगा, एक अंगुली से भी खींच लेंगे, लेकिन जैसे ही पानी के ऊपर आ जाता है तो वो भारी लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये तो आप अनुभव से बता देंगे। चलिए दूसरा सवाल, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम हुआ था। तो तंत्रिका तंत्र का जो सबसे पहले विकास हुआ था वो हाइड्रा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए इसका भी सही है। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा अंग है। तो मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग है, मूत्रवाहिनी भी भाग है, किडनी किडनी भी उत्सर्जन तंत्र में ही आता है, लेकिन गर्भाशय जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि गर्भाशय जो है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं आता है। चलिए आगे एक प्रश्न आता है, बढ़िया प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। नेफ्रोलॉजी जुड़ा हुआ है, नेफ्रोलॉजी शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रोलॉजी जो है वह किडनी यानी कि गुर्दा से जुड़ा हुआ है। किससे, गुर्दा से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज 5वें नंबर सवाल पर। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध है ना, जिस अंग की प्रणाली की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह होता है हृदय की। ये ईसीजी और ईईजी दो होता है ना, एक ईईजी होता है और एक ईसीजी होता है। ईईजी होता है मस्तिष्क के लिए, ईसीजी होता है हृदय के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है, समझिएगा इसको। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, अच्छा प्रश्न है। तो लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर, ठीक ना। इसने ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह दिया था। अब आगे का प्रश्न जो है देखिए बहुत इजी प्रश्न है। जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। तो जॉन डाल्टन जो है इसका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कहां में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ध्यान देना है। चलिए 7वां प्रश्न के बाद हम लोग आते हैं 8वें नंबर सवाल पर। विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा मोल शब्द को प्रस्तावित कब किया गया था। मोल शब्द, जी हाँ, मोल शब्द को कब प्रस्तावित किया गया था विलियम ओस्टवाल्ड के द्वारा। तो यह वर्ष 1896 में प्रस्तावित किया गया था। मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था। हमने आपको क्वेश्चन कराया है, कमेंट करिए कि मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था। यहां प्रस्तावित पूछ रहा है तो 1896 होगा। इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था। इलेक्ट्रॉन का पता टॉमसन, जी हाँ, टॉमसन ने लगाया था। कहीं थॉमसन मिल जाएगा, ध्यान देना है आपको। चलिए 10वां सवाल, वह पहले वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। वह पहले वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणुओं से संबंधित पहला मॉडल, अभी कुछ लोग जॉन डाल्टन सोचेंगे है ना परमाणु संरचना समझ के, लेकिन नहीं, क्वेश्चन को समझना है। वह पहले वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणुओं की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था, उनका नाम है, जानते हैं, टॉमसन। जी हाँ, थॉमसन या टॉमसन, जो कह लीजिए एक ही है। अच्छा, आप लोग को लगता होगा कभी कभी कि कभी प्रश्न बहुत इजी ले आते हैं, तो इजी रहता है, मैं मानता हूं। एग्जाम भी आप देखते होंगे तो आप देखते हैं कि लगभग 50 से 60% सवाल आपको
आसान मिलते हैं। तो इजी प्रश्न देख के घबराना नहीं है कि इतना इजी नहीं। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। परीक्षा में तोप नहीं पूछा जाता है, इजी टू मॉडरेट प्रश्न सामान्यतः होते हैं। ज्यादा प्रश्न इजी गलत कर देने की वजह से रिजल्ट नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आप 5-6 प्रश्न गलत कर देते हैं सामान्य वाला, बाद में आके माथा पीटते हैं, अरे ये तो जानते थे। तो इजी प्रश्न पर भी आपका एकदम होना चाहिए पकड़ अच्छे से। चलिए 11वां सवाल। अब आ जाते हैं इतिहास। दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? एलनबरो की, हार्डिंग की, विलियम वेंडिंग की, लॉर्ड कैनिंग। तो दास प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। याद रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो के समय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक निवासी थे। जो कांग्रेस के स्थापना किए थे, यो हुम किए थे ना, ए ओ ह्यूम, वो कहाँ के निवासी थे? अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न घुमावदार है। आयरलैंड, फ्रांस, स्कॉटलैंड, जापान। बहुत लोगों को आयरलैंड लग रहा होगा, लेकिन आयरलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड। जी हाँ, ये वो ह्यूम जो हैं स्कॉटलैंड से संबंधित है, तो ध्यान देना है आपको। 13वां सवाल। इनमें से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए। कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए थे। गांधी, तिलक, बदरुद्दीन तैयब जी या राजेंद्र प्रसाद। तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति रहे जो कभी बन ही नहीं पाए। गांधी जी बने थे, कर्नाटक का बेलगांव अधिवेशन 1924 वाला इन्होंने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी किया ही था इन्होंने, राजेंद्र प्रसाद को तो जाने नहीं किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था। 14वां प्रश्न आप अच्छा से देखिएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक, स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास और नेहरू। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कि मोतीलाल नेहरू? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है, फंसा दिया जा सकता है आप लोग को। यह सामान्यतः जानते हैं चित्तरंजन दास और नेहरू, लेकिन मोतीलाल नेहरू आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए 15वां सवाल देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें किसका निधन 64वें दिन भूख हड़ताल के कारण हो गई थी? नाम बताइए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और जतीन दास। तो आपको पता है कि भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ था, जतीन दास भूख हड़ताल से मरे थे। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो सबको ही पढ़ा है, आप जरा आज द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन जान लीजिए। सविनय अवज्ञा जो नमक कानून तोड़ दिया गया, और नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। ये दूसरा पूछ रहा है, पहला तो नहीं पूछ रहा है आपसे। तो दूसरा जो है यह पूछ रहा है 4 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ है। जी हाँ, 4 जनवरी 1932 को यह आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुआ है। 4-1-32 याद रखना है आपको। चलिए, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, ने नहीं है, में है, पाकिस्तान की मांग की गई है? मुस्लिम लीग का कौन सा अधिवेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान की मांग करी गई है? तो ये मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी थी। चलिए 18वां सवाल। गुस्सा में बोला गया था ये स्टेटमेंट 18वां। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका है? रोष में बोला गया, लग नहीं रहा है कि रोष में बोला गया है? मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा, तो ये रोष में कौन बोल सकता है बताइए? विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गांधी जी ने ही बोला था। गांधी जी सामान्यतः शांति का प्रतीक हो रहे थे उस समय, बट इस समय उन्होंने रोष में बोला था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। चलिए 19वां, ये बहुत पूछता है। हरिजन सेवक संघ, सेवक समाज की स्थापना। अब चूंकि हरिजन का नाम आता है तो भीमराव अंबेडकर भी जुड़ जाते हैं, ज्योतिबा फुले भी जुड़ जाते हैं, गांधी भी कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो हरिजन सेवक समाज की जो स्थापना है वह गांधी जी ने ही शुरू करी है, स्थापित करी है, तो ये भी ध्यान देना है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है ना, इसको हिंदी में जान लीजिए, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। जी हाँ, सत्य कौन बोलता था? बहुत ही आसान तरीके से आप जान जाएंगे, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कभी कभी लगता है कि नेहरू जी, लेकिन हिंदी उसको करिएगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य जैसे ही आएगा तो आपको लगे अरे यार, सत्य अहिंसा के पुजारी तो गांधी जी थे।
अब मेरे ख्याल से ये प्रश्न अब आप भूलेंगे नहीं, 20 नंबर सवाल। अगर आज से पहले कंफ्यूज हो रहे होंगे नेहरू और गांधी में, तो अब नहीं होना है। बंगाल विभाजन का निर्णय, देखिए बंगाल विभाजन में 3 डेट है, तीनों डेट महत्वपूर्ण है और तीनों डेट को मैं क्वेश्चन के माध्यम से करा दिया हूं। तो निर्णय की बात की जाए तो 20 जुलाई को लिया गया था, ये ध्यान देना है आपको। निर्णय 20 जुलाई 1905 है। देखिए 1705 नहीं है, यहाँ 1905 है, ये भी 1900 है ना, ये मिस टाइप है तो ध्यान देना है, 1905 होगा, 20 जुलाई 1905। चलिए, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर किस प्रकार की? तो बलुआ पत्थर जो है ना वो अवसादी, जी हाँ, कैसा चट्टान है? अवसादी। ध्यान दीजिएगा, यहां आ जाते हैं, हाँ कहां गए, हाँ, तो बलुआ पत्थर जो है ना वह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है? 3 देश में तो ये फैला, इसमें मिलेगा आपको ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन आपको कहीं इंग्लैंड में आल्प्स नहीं मिलेगा, आल्प्स जो है वो इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। चलिए, राजाओं की घाटी स्थित है, तो राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है, याद रखिएगा। किस प्रकार के वन को विश्व का फलोदान कहते हैं? विश्व का फलोदान, तो भूमध्य सागरीय, जी हाँ, भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन हैं उसको विश्व का फलोदान कहा जाता है। अब जानते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास बहुत पानी पड़ता है, सघन वन भी होता है यहाँ। तो ये डोल्ड्रम कटिबंध कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। डोल्ड्रम आप जानते हैं ना कि विषुवत रेखा से 10 डिग्री है ना, यही, या भूमध्य रेखा से, तो सीधा आंसर आ जाएगा कि भूमध्य रेखा पर। डोल्ड्रम कटिबंध जो है वो भूमध्य रेखा पर स्थित है। देखिए ये प्रश्न आया है बिहार दरोगा में, गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, किसको? पटसन को कहा जाता है, तो ये भी ध्यान देना है। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? संभारी रेखाएं समान दाब वाले स्थलों को मिलाने वाली रेखा, समान वायु दाब वाले मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इसे ही संभारी रेखाएं कहते हैं, है ना, ध्यान देना है। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अवमूल्यन का अर्थ होता है कि दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना। तो उस हिसाब से ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, हाँ डी, अन्य देश की मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाना। दूसरे देश की जो मुद्रा है उससे आपका मुद्रा पिछड़ रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। अर्थशास्त्र भी प्रश्न आता है, आप जानवे करते हैं। निफ्टी का संबंध है, निफ्टी किससे संबंधित है? तो निफ्टी जो संबंधित है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक, जी हाँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है निफ्टी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल है ना, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल है। कौन शामिल है भैया जीएसटी में? केंद्र और राज्य दोनों का अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जानते हैं, तो केंद्र का ही नहीं राज्य का भी जीएसटी आपको केंद्र का भी जीएसटी में लगता है और स्टेट का भी जीएसटी भी लगता है, आपको लगता है ना। तो केंद्र और राज्यों दोनों का अप्रत्यक्ष कर होता है आंसर 32। किस राज्य की गेवरा खदान एशिया के सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई है? आपको ये प्रश्न याद रखना है कि गेवरा खदान प्रसिद्ध है कोयला के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा खदान बन गया है और यह जानते हैं कहां में है? यह आपके छत्तीसगढ़ में है। देखिए यहाँ पर ये लिख दिया गया है छत्तीसगढ़। चलिए कोई दिक्कत नहीं। गेवरा पूछे किस लिए प्रसिद्ध है तो बताइएगा कोयला के लिए। चलिए 33 नंबर सवाल। वर्ष 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 2023 में मिला है वो पूछ रहा है। तो ये रामभद्राचार्य को मिला था और गुलजार को मिला था, जी हाँ, रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला था 58वां, ध्यान देना है। चलिए 34, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, महिला से संबंधित कोई भी बात आए उसको जहन में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो 2024 में हुआ उसका शुभंकर क्या था? तो उसका शुभंकर था गुड़िया। क्या था? गुड़िया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ था उसका गुड़िया था शुभंकर। 38वें राष्ट्रीय खेल जो 2025 में है प्रस्तावित आयोजन, तो यह उत्तराखंड में, कहां में? उत्तराखंड में इसका आयोजन होना है, तो ध्यान देना है। 36, हाल ही में बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है ना, 13,000 फीट की छलांग
लगाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम किसने दर्ज कराया? बैंकॉक में 13,000 फीट से छलांग लगाया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम है अनामिका शर्मा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आते हैं 37। अच्छा प्रश्न है। अत्यधिक ठंडे मौसम में, मतलब कि जाड़े बहुत जब जाड़ा हो मौसम के लिए उपयुक्त मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम जिसका नाम हिम कवच है, भारतीय सेना के लिए किसने तैयार किया है? हिम कवच उनको ठंडा से बचाएगा भारतीय सेना को। और यह हिम कवच तैयार किसने किया है? तो डीआरडीओ, जी हाँ, डीआरडीओ पुणे ने तैयार किया है। ध्यान देना है आपको, डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है। तो आपका ऑप्शन जो बी है डीआरडीओ, ये पुणे काटिए है ना, डीआरडीओ ने तैयार किया है। पुणे पता नहीं कैसे टाइप हुआ है। पोंगल त्योहार के दौरान वार्षिक बैल बसीकरण खेल जिसका नाम है अबनियापुरम जल्लीकट्टू हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया है? सीधा प्रश्न कह रहा है कि जो जल्लीकट्टू त्योहार है यह कहाँ में आयोजित किया गया है? तो बताएंगे कि ये तो तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। चलिए 39 नंबर। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन सनमुगरत्नम ने किस भारतीय को आपदा मानद नागरिकता प्रदान किया है? तो आपदा मानद नागरिकता ये तरुण दास को, किसको? तरुण दास को प्रदान किया है। चलिए अब प्रश्न थोड़ा सा और अच्छा आएगा आपको। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रोबो सुबियांतो। यह 76वें गणतंत्र दिवस जो 2025 में हुआ इसके मुख्य अतिथि थे, इंडोनेशिया के थे, राष्ट्रपति थे। तो चलिए 41। हड़प्पा कालीन स्थल जो रंगपुर है किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर आपका जानते हैं पंजाब में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में भी नहीं, यानी कि गुजरात में है रंगपुर। ध्यान देना। चलिए 42 नंबर सवाल। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति किसने? गौतम बुद्ध ने किसको, सबसे अंतिम व्यक्ति को दीक्षा इन्होंने दी है? तो उसका नाम है सुबध। नाम याद रखिएगा। 42वें नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो सुबध हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पर अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र जानते हैं आपकी वैशाली है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो गणतंत्र सबसे पहला स्थापित किया गया था वैशाली में, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, के लिच्छवी के द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का सबसे पहला गणतंत्र वैशाली में। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 44। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में, अच्छा एक चीज जानते हैं आप लोग, जब बड़ा प्रश्न आता है तो घबरा जाते हैं, पढ़ना है उसको, घबराना नहीं है, बहुत इजी प्रश्न होता है। देखिएगा 44 नंबर प्रश्न जैसे ही आपको पढ़ेंगे आप तुरंत आंसर कर देंगे, और ऐसे देख के लग रहा है कि कितना कठोर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के मूल अधिकार में नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इसके बारे में कहा है? मूल अधिकार में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है भाई कि हाँ ये मूल अधिकार ही है। विधि के समक्षमता, तो ये तो मूल अधिकार में है ही, ये नहीं होगा आंसर। लोक नियोजन के विषय विभेद में प्रतिशत, ये भी है संविधान में, तो ये भी नहीं होगा। संघ बनाने की स्वतंत्रता भी 19 अनुच्छेद में है, तो ये भी नहीं होगा। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी वाक एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19A के तहत आएगा, है ना। तो यही तो आंसर था इसका। प्रश्न देखने में भले लेंदी लग रहा हो लेकिन बहुत इजी था। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान का आरक्षण, देखिए SC ST के लिए शैक्षणिक संस्थानों में कह रहा है। अब अनुच्छेद 29 पर मत जाइएगा, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 दे देता है आपको, है ना। अनुच्छेद 15 में तो ये भी कहा जाता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा शैक्षणिक संस्थानों में, लेकिन उसी में 15(2) से जब आप आगे बढ़ेंगे पढ़ना तो उसमें मिलेगा कि राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है, तो उसी के हिसाब से इनको प्रावधान मिल जाता है। अनुच्छेद 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 मत समझ लीजिएगा कि अल्पसंख्यकों को अधिकार, वो अपने शिक्षण संस्थान चलाने वगैरह वो अलग है, दूसरा है, ठीक है ना। ये शिक्षण संस्थानों से अलग है ये मामला। भारत के
संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकार को आपातकाल के दौरान नहीं छीना सकता है? आपातकाल लागू होता है तो मूल अधिकार आपको रोक दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपको नहीं छीना जाएगा। वह होता है अनुच्छेद 21 वाला जीवन का अधिकार। 20 और 21 दोनों आपसे नहीं छीना जाता है। बोलने का अधिकार पर रोक लगा दिया जाता है। देखते हैं मीडिया को जाने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। आपको जैसे रोक लगा दिया जाए कि भाई फला क्षेत्र में नहीं जाएंगे। घूमने फिरने का भी अधिकार, आप संगठन भी नहीं बना सकते हैं। तो ये तीनों रोक लगा, लेकिन जीवन का अधिकार नहीं रोका जा सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है। सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भाई मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सरकार के प्रमुख जो होता है जैसे प्रधानमंत्री, वही सलाह देता है राष्ट्रपति को कि फला को मंत्री नियुक्त करिए। तो सरकार के प्रमुख पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं चलता है ना, राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं प्रधानमंत्री की इनको आप ये मंत्री बनाइए, इनको आप ये मंत्री बनाइए। तो ये भी आपको ध्यान देना है। 48, संघ शब्द से क्या अभिप्राय है? संघ का मतलब क्या है भैया? तो संघ का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन। जी हाँ, संघ से तात्पर्य है कि शक्तियों का विभाजन। ये आपको ध्यान देना है। चलिए, शक्तियों का पृथक्करण नहीं होगा, अलग नहीं होगा। जैसे भारत राज्यों का संघ है, ठीक ना, समझिएगा। तो भारत केंद्र के पास अपना अलग शक्ति है और राज्यों के पास अपना अलग शक्ति है। ये संघ बना है इनका, इनकी अलग शक्ति है, इनकी अलग शक्ति है, लेकिन ये एक संघ के हैं। तो ये चीज समझना है। शक्तियों का पृथक्करण में ऐसे होगा कि ये अपने करेंगे, ये अपने करेंगे, इनका अलग। जैसे अमेरिका में देखते होंगे, यहाँ के लिए अलग नागरिकता, यहाँ के लिए अलग नागरिकता, लेकिन भारत संघ है ना। तो ये आपको ध्यान देना है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। 49 नंबर, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है वह आपके राष्ट्रपति महोदय कर देते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना है। चलिए 50वां और आज का आखिरी सवाल। यह प्रश्न थोड़ा सा आपको लगेगा कि गलत है, 50वां सवाल, लेकिन गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा इस पर। निम्न कथनों पर विचार करिए। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ठीक। दूसरा, राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में नहीं बदल सकता है? क्या राज्यपाल हैं वो मृत्यु दंड को आजीवन में बदल सकते हैं? नहीं। तो ये बदल सकते हैं। ये कथन गलत है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल से सजा प्राप्त लोगों को भी छूट देने का अधिकार है? तो हाँ, ये भी दे सकता है। नीचे गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना कह रहा है। तो देखिए, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, एक तो सही है। दूसरा गलत है। राज्यपाल मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में, राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बदल सकते हैं, रोक सकते हैं, इनकी सजा को बदल सकते हैं। तो ये कथन गलत है ना। तीसरा कथन सही है। राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल सजा प्राप्त देने का छूट है, यानी कि 1 और 3 सही है। देखते हैं आगे 1 और 3 है क्या। तो आप देख रहे हैं कि 1 एवं 3, यानी कि एफ नंबर ऑप्शन, हालांकि यहाँ बी होना चाहिए था, ABCD EFGH हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो जो एफ वाला यानी कि बी वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लगेगा गलत है, बट गलत नहीं है। क्षमा नहीं कर सकता है, लेकिन सजा को रोक सकता है, बदल सकता है ना। ऐसा आप देखेंगे। तो चलिए 50 प्रश्न थे। आज बहुत कम समय में मैंने इसको आपको करा दिया है, समय भी बचा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।